बालाकोट में दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंडियन एयरफोर्स की कार्रवाई के बाद अपोजिशन लगातार सवाल उठा रहा है, कार्रवाई के सबूत मांग रहा है। और अब तो हद ही हो गई है जब अपोजिशन पार्टियों ने दहशतगर्दों की लाशों के सबूत मांग लिए हैं। लेकिन सबूत मांगने वाले अपोजिशन को एयरफोर्स चीफ ने आज आईना भी दिखाया, साफ कर दिया कि फौज का काम दहशतगर्दों को मारना है, उनकी लाशें गिनना नहीं है। यहां हम सबूत मांग रहे हैं, अपोजिशन पार्टियों से भी कह रहे हैं कि क्या वो सबूत देखने पाकिस्तान के बालाकोट जाएंगे। हमले का इससे बड़ा सबूत अपोजिशन को क्या चाहिए? अगर सिर्फ पेड़ों को ही नुकसान पहुंचा है तो पाकिस्तान इतना क्यों बौखलाया, यह बात भी उन्होंने कही है। साथ ही हम आवाम के लिए भी कह रहे हैं कि हमले पर वो फौज की बातों को ध्यान में रखे, अपोजिशन और सवाल उठाने वाले लीडरान की नहीं। यह भी बात सामने आई है आज और इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन दूसरा पहलू भी यह है कि हिज़्ब इक़्तिदार में जो सियासी जमात है, यानी सत्ता में जो सियासी जमात है, वो भी कहीं ना कहीं इसका फायदा लेने से बाज नहीं आ रही है। इलेक्शन के भाषण आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर तादाद बताने में लगे थे कि 250 दहशतगर्दों को मार गिराया। एयरफोर्स ने एक शब्द नहीं कहा तादाद के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर तादाद बता रहे थे। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बताती हैं कि किस तरह से ये चुनावी सियासत है। इस पर हम बात करेंगे और हमारे 5 सवाल आज की चर्चा में होंगे। आइए उन पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, जवानों की शुजाअत यानी बहादुरी पर सियासत क्यों? दूसरा सवाल, एयर चीफ का बयान क्या अपोजिशन को मुतमईन कर पाएगा, जो आज उन्होंने सफाई दी है। तीसरा सवाल, क्या शुजाअत के सबूत मांगना इस वक्त जरूरी है? चौथा सवाल, क्या एयर स्ट्राइक यानी एयर सर्जिकल स्ट्राइक एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा इस बार, जिस तरह से सभी सियासी पार्टियां इस पर बयान दे रही हैं और अपने पक्ष में, अपने फेवर में इसके करने की कोशिश कर रही हैं। पांचवा सवाल, ऐसे सवाल क्या दुश्मन के प्रोपेगेंडा का जरिया नहीं बन जाते हैं, उसे और फरोग नहीं देते हैं और बढ़ावा नहीं देते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर खूब इसे बार बार दिखाया जाता है कि देखिए हिंदुस्तान में किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। इन 5 सवालों के इर्द-गिर्द हमारी चर्चा होगी। मेरे साथ बहुत खास मेहमान है इस चर्चा में, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। हमने इस वक्त बहुत सीनियर लीडर सीपीआई पार्टी के जोड़ा है, आमिर हैदर जैदी साहब को। बहुत जारहाना अंदाज में अपनी बात रखते हैं, आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आमिर जैदी साहब, आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। मैंने अपने साथ जयराम विप्लव साहब को भी जोड़ा है, नौजवान लीडर है, भारतीय जनता पार्टी के स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं और बहुत ही आक्रामक रहते हैं अपनी पार्टी का मौकिफ रखने के लिए, लेकिन सुलझे हुए भी हैं। अनिल मिश्रा जी सीनियर सहाफी के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, बहुत बड़े सहाफी हैं हिंदुस्तान के और जब वो अपनी बात रखते हैं तो सुनने वाली बात होती है, उसमें पॉइंट रहते हैं और बहुत काम की चीजें वो बोलते हैं। मेरे साथ इस वक्त अरशद आजमी साहब भी लखनऊ से जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। सर, दूरी जरूर है आपके साथ में, लेकिन उम्मीद है कि आपकी तरफ से जो बातें आएंगी वो बहुत खास होंगी और जयराम विप्लव साहब को घेरेंगी जरूर और बाकी लोगों को भी मुझे उम्मीद है। मेरे साथ एनपी सिंह साहब भी इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और जब से ये पूरा मामला हुआ है अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और बहुत अच्छी जानकारियां हमें फौज से जुड़ी हुई, आर्मी से जुड़ी हुई आपके जरिए मिल पाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले जो है आप लोगों को अपनी अपनी राय रखनी है इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर। आइए शुरुआत करते हैं। आमिर हैदर जैदी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, जरा सियासी दलों को सुन लेते हैं, फिर मैं अनिल मिश्रा जी और अरशद आजमी अपने एनपी सिंह साहब के पास आऊंगा। आमिर हैदर जैदी साहब, ये जो मौका है, ये जो सियासत करने का वक्त है, क्या आपको लगता है क्या है? और जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, ममता बनर्जी हो, कांग्रेस की तरफ से आ रहे हो, अरविंद केजरीवाल की तरफ से आ रहे हो और दूसरों की तरफ से आ रहे हो, इससे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मजबूत होता है। वहां के टेलीविजन चैनल पर मैं देख रहा हूं, वो लगातार दिखाते हैं किसने क्या कहा, किसने सरकार पर सवाल उठाया और हंसते हैं हम पर। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक मिसाल है, देहाती मिसाल है और वो हर जगह फिट होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये इंसानों पे भी फिट होती है और देशों पे भी फिट होती है। जिसकी लाठी मजबूत होती है उसे सबूत देने की जरूरत नहीं होती है और ये पूरा दुनिया जानती है। सवाल यह है कि एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमने टारगेट हिट किए, किसी ने सवाल नहीं उठाया, कहा सच है बिल्कुल। लेकिन सवाल यहाँ ये बन जाता है कि 50 जवान शहीद होते हैं, कौन मीर जाफर है, कौन विभीषण है, कहां से इंटेलिजेंस लीक हुआ, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। 50 जवान शहीद हो गए, शहीद शहीद हम चिल्ला रहे हैं,
क्या इन जवानों को शहीद का दर्जा मिला? कोई इस पे सवाल नहीं उठाता। क्या इन जवानों की विधवाओं को पेंशन मिलेगी? इस पे कोई सवाल नहीं उठाता। क्या इनके आश्रितों को नौकरी मिलेगी? इस पे कोई सवाल नहीं उठाता। नहीं तो विपक्ष को उठाना चाहिए ना। हम तो इस पे सवाल उठा रहे हैं। हम ना। इस पे सवाल उठा रहे हैं। हम इस पे सवाल उठा रहे हैं, इनके आश्रितों को नौकरी दी जाए, इनकी तनख्वाहें बहाल की जाए, इन्हें शहीद का दर्जा दिया। नहीं तो बाकी सवाल एक बन जाता है। आप मुतमईन है कि नहीं? सवाल आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? मैं आपको एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, मैं सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी सवाल उठा देशद्रोही, बकौल आज के उसमें कह दिया जाए, सपा देशद्रोही, बीएसपी देशद्रोही, तृणमूल देशद्रोही, कम्युनिस्ट देशद्रोही, आप देशद्रोही, बीएसपी देशद्रोही, देश का बुद्धिजीवी तबका जो सरकार से सवाल पूछे वो देशद्रोही, यहां तक के भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी अगर सवाल पूछ ले वो भी देशद्रोही, गावस्कर भी देशद्रोही। तो जो दुश्मन नहीं कर सका, जो दुश्मन चाहता है वो नहीं कर सका, माफ करना, बड़े विनम्र हाथ जोड़ के वो हमारी देश की मीडिया, हमारी सरकार कर रही है। मैं राष्ट्रवाद की आज परिभाषा जानना चाहता हूं कि इस राष्ट्रवाद की परिभाषा में क्या विपक्ष नहीं आता है, बुद्धिजीवी तबका नहीं आता है, वो पत्रकार नहीं आते जो सरकार से सवाल पूछे? आता है वो तबका, नहीं आता है तो फिर बचा क्या इस देश के अंदर? लाशों की गिनती बताओ, लाशों के सबूत दो। सर, लाशें कितनी गिराई? हमारी चीफ मार्शल ने कहा हमने टारगेट हिट करे। क्या करे? सुन लीजिए, मीडिया क्या करे और कोई क्या करे? सुन लीजिए, हमारे एयर चीफ मार्शल ने कहा हमने टारगेट हिट करे, हमने मान लिया, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन सवाल ये पूछना चाहते हैं कि चेतक पे बैठ के मोदी जी नहीं गए थे दुश्मन की सेना को मारने, फौज गई थी, फौज को सलूट, फौज को सलाम। लेकिन अगर फौज के जो, मैं पूछना चाहता हूं, डिफेंस एक्सपर्ट यहां बैठे हैं, जो 50 जवान शहीद हुए थे वो देश के जवान थे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। वो 50 जवान जो शहीद हुए थे आरएसएस के नहीं थे, बीजेपी के नहीं थे, जिनकी फोटो लगा के पीछे मोदी जी बूथ मजबूत करने जा रहे हैं। सवाल यहां ये बन जाता है, सवाल जब पूछे जाते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमने टारगेट हिट करे। ये संख्या किसने बता दी अमित शाह को कि इतने मरे? अरे तो सवाल यहां ये बनता है, इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो फिर कोई क्या करे? मेरा सवाल, मैं जो एयरफोर्स चीफ जो बात कर रहे थे, जो सवाल के जवाब दे रहे थे, वो सवाल उठाए किन्होंने? वो इन्हीं सवालों के तो जवाब दे रहे थे। मेरा सवाल ये कि इस वक्त इस तरह के सवाल उठाना जायज था या नहीं? सर एयर चीफ को जवाब देने की आवश्यकता नहीं, मैंने बताया ना, सेना सर्वोपरि है। हमने सेना की बात की है, सेना को हम मानते, पूरा विपक्ष सेना पर कहां मान रहे आप? लेकिन सेना की शुजात पर ही तो अब आप मुझे बताइए, इमरान साहब सेना की बहादुरी पर सवाल कर रहा है। इस तरह की इमरान साहब, अगर आप देश से सारे विपक्ष को अलग कर दोगे, बुद्धिजीवी तबके को अलग कर दोगे, उस पत्रकार लॉबी को अलग कर दोगे जो सरकार से सवाल पूछता है, सचिन तेंदुलकर को अलग करो, गावस्कर को अलग करो, तो इस देश में बचा क्या? जो आतंकवादी चाहते हैं वो एजेंडा अप्लाई हो रहा है। मैं तो कह ही नहीं रहा, लोकतंत्र में सबको सवाल करना चाहिए, लेकिन जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था अमेरिका के जरिए और उसको रफा दफा कर दिया गया था समंदर में, उसका आखिरी रस्म कर दी गई थी, वहां पर किसी ने ऐसे सवाल खड़े नहीं किए। पाकिस्तान तो उस वक्त भी नहीं मानता था, कहता था हमारे यहां तो था ही नहीं। कभी कहता था कि अमेरिका लेकर आया था, उसने यहां पर उसको शूट किया और फिर वापस ले गया। तब वहां की आवाम ने, वहां की अपोजिशन पार्टियों ने, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, अपोजिशन पार्टियों ने तो इस तरह के सवाल उठाए थे। जयराम विप्लव जी, मैं आपसे जरूर पूछूंगा, एक जुमला कह दूं? जी बोल दीजिए। तुम सोचते बहुत हो तो फिर ये भी सोचना, तुम सोचते बहुत हो तो फिर ये भी सोचना, मुल्क की शिकस्त असल में किसकी शिकस्त है? आप मुझे जवाब दो। मुल्क की शिकस्त असल में किसकी शिकस्त है? किसकी होगी? किसकी हारोगी अगर मुल्क हारेगा? देश का कौन सा नागरिक चाहेगा कि उसका मुल्क हारे? इमरान भाई, कोई नहीं चाहेगा। ममता दीदी से पूछना चाहिए, ये सवाल तो सिद्धू बाजी से पूछना चाहिए। सवाल ये बनता है, सवाल तो इनको केजरीवाल से पूछना चाहिए कि मुल्क की शिकस्त किसकी शिकस्त होगी। और ये सवाल किससे उठा रहे हैं? गोलमोल बातें करने से देश नहीं चलेगा। आज आप जिन 2-4 हजार लोगों का जिक्र करके कह रहे हैं कि भारत में इनके अलावा क्या बचेगा? सुनिए जयराम विप्लव जी, सुन लीजिए ना, वो सबूत मांग रहे हैं तो आंकड़े आपकी तरफ से क्यों पेश किए जा रहे हैं? फर्जी आंकड़े, वो भी चुनावी रैली, झूठ बोलने के लिए। अब सुन लीजिए, किसी तथ्य की, किसी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। सुनी सुनाई बात पे कह दीजिए। उनके सच बोलने के लिए तरीका इस वक्त गलत है तो आपके आंकड़े किस एंगल से पेश किए जा रहे हैं? दलील भी। अरे सुनिए ना, आपने 4 मिनट दलीलें रखी, उसका जवाब सुनिए। आज सेना को पूरे स्ट्राइक के
आज चौथे पांचवें दिन जाकर के अपनी बात वायुसेना प्रमुख को आकर के रखनी पड़ी। क्यों रखनी पड़ी? ये 50 जवान सुन आरएसएस लीजिए के आप, थे। सुन लीजिए ना, इनके फोटो लगाने का अधिकार किसने दिया? जैदी साहब, आपसे मैं साहब, वही सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप ये मानते वो 50 जवान आरएसएस के थे? क्या आपको फोटो लगने की इजाजत किसने अरे दी? सुनिए, फोटो हम देश के क्यों नागरिक लगाएंगे हैं, आप? हम लगाएंगे चुनावी रैली में? बिल्कुल लगाएंगे, चुनावी रैली में? बिल्कुल लगाएंगे। सुनिए आप, ये नहीं आपके चलेगा। जैसे हम देशद्रोही ये नहीं नहीं चलेगा, है। हम देशद्रोही आप हैं। 1962 में चीन के साथ सेना नहीं के खड़े थे। साथ हैं हम नक्सलियों के तुम्हारे साथ राज नहीं नहीं है। खड़े यही तो रहे। है ना। हम सेना के अरे साथ भारत खड़े माता थे, की सेना जय, के अगर साथ तुम खड़े हैं। 47 से भारत पहले माता लगाते थे की तो जय। आज बोलने की अरे जरूरत न सुनिए, पड़ती। चीन के साथ तिरंगा अगर के पहले युद्ध में उठा खड़े लेते होने वालों 47 से पहले राष्ट्रवाद का तो आज सर्टिफिकेट तिरंगा नहीं लेकर चाहिए। घूमने की जरूरत नहीं आपकी थी। आपकी आदत है जय हिंद का नारा 47 से पहले लगा लेते तो आज जय हिंद कहने की जरूरत न पड़ती। ये प्रमाण पत्र लेकर घूमने की जरूरत न पड़ती। चोर को चोर नजर आता है, साथ ही साथ देशभक्त को देशभक्त आप सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बात सुनिए, जयराम विप्लव, फोटो को लेकर के आप कह रहे हैं कि ये इमरान भाई ने सारे चुनावी रैली में फोटो लगाएंगे शहीदों के। आपकी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी मोटरसाइकिल में सेना की वर्दी पहनकर पूरी दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं। ये क्या है? ये कौन सा तरीका है इस वक्त? इससे क्या फायदा हो जा रहा है? अरे सुनिए ना, सेना की क्या वर्दी मैसेज जा रहा है? ये भी समझा दीजिए। ये कौन से राष्ट्रवाद का कोई भी मैसेज जा रहा है? पहन के चल सुनिए सुनिए सुनिए, पहले तो जो बात शुरू की है उसका उत्तर सुन लीजिए। अगर आप, मैं भी यही प्रश्न करना चाहता हूं इमरान भाई, कि क्या जो 51 शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, वो सैनिक क्या आरएसएस के केवल कार्यकर्ता थे? या इस सुन लीजिए, देश के जवान सुन लीजिए। थे ना। अरे यार, आप बीच में क्यों देश के लिए बोलते हैं? जान दी ना। ठीक है, आप ही बोलिए ना। इस तरह से बहस नहीं चल लीजिए। मैं आऊंगा। इतने सेंसिटिव उन्हें इशू शहीद को का आप दर्जा बीच में देगी टोक सरकार। रहे हैं। जरी साहब, शहीद का दर्जा आपको देगी। शर्म आनी चाहिए। शहीद का दर्जा देगी। आपको शर्म आनी उनका चाहिए। पहले आश्रितों सुन को लीजिए। पेंशन मिलेगी। आप ही बोलिए। आश्रित को नौकरी नहीं, ये गलत मिलेगी। तरीका है। शहीद क्यों कह इतने रहे हो? सेंसिटिव आपके मुद्दे पर सवाल आप सेंसिटिव सुनिए मैं कह पहले। रहा हूं। अरे मैं पीड़ा बयान कर रहा हूं। अरे देश जिस हेमराज की- नक्सलियों के साथ जिस खड़े होने हेमराज वाले को लेकर सीपीआई तुमने के राजनीति नेता की शहादत के थी, ऊपर उसकी डिबेट ना विधवा करें। दिल्ली के अंदर दर और भटक आप रही सुनिए, है। ये 6 लाख की भाज- चीटिंग की अरे ये आपके भाजपा- किसी नेता ने पेट्रोल पंप के नाम पर। हेमराज की पत्नी देखो ना, वो इस देश की शहीद की विधवा है। आप शहीद कहते हो? शहीदों को पेंशन नहीं, शहीदों के आश्रित को नौकरी अरे नहीं? नक्सलियों कोई का उनका पुरसाने हाल नहीं? 77 हमले, दंतेवाड़ा के बात हमले करते हो। में आप जैसे लोग जो मिठाई हमने तो- बांटते हुए घूम हमने तो रहे थे, सुना वो था शहादत की सुनील बात को कर रहे कि हैं। अरे चुप नक्सलवादी करिए। खत्म हो गए। अरे चुप करिए। नक्सलवादी क्यों नहीं खत्म हुए? 40 जिले खत्म किए, और शहरी नक्सली जो आप जैसे बैठे हुए टेलीविजन में केवल भारत के खिलाफ बात ये- करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अरे आपके भाषण को पाकिस्तान कोट करता है, आपके भाषण को पाकिस्तान कोट करता है, आपके भाषण को पाकिस्तान कोट करता है। राष्ट्रवाद की निश्चित परिभाषा रूप कर से आप दीजिए। देशद्रोही कहे जाएंगे। राष्ट्रवाद की अगर परिभाषा आप कर दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक, इमरान भाई सुनिए मेरी बात, मुझे मौका दीजिए, हर कोई मुझे देशद्रोही मौका इनकी जरूरत दीजिए, है। आप मुझे सुनिए, आपको मौका मौका दीजिए, मैं दूंगा। साबित करूंगा इस डिबेट में। हाँ, मैं इस डिबेट में मैं साबित ठीक है, करूंगा कि ये इनका फर्ज देशद्रोही दिया कौन है। जाएगा। जरा एक मिनट चलवाइए, ये देशद्रोही जरा कौन है? जरा एक मिनट चलवाइए, जरा एक मिनट चलवाइए। ये जो बेगूसराय में पिंटू सिंह शहीद हुए हैं, उनके परिजनों ने क्या कहा, जरा सुनवा दीजिए। अगर अभी आप इस वक्त बाइट सुनवा सकते हैं तो सुनवाइए जी। कि खास तौर से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खास तौर से इत्तेहाद की सरकार है, जरा सुनिए। कम्युनिकेशन गैप जो कह रहे हैं वो त्रुटि हुई है, वही हमने अभी वो त्रुटि हुई है। हम लोग प्रश्न उठाए अपने अधिकारी के साथ, तो वो चूक एक थी, लेकिन अब जैसे मालूम हुआ और अभी रात में चल के आए, दिन रैली में थे। से जाम भीड़ कहाँ नहीं होता है, उस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है ना, उस चीज को रद्द किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बाद में श्रद्धांजलि देने आए, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हो गया वो हो गया। शहीद का ये तो अपमान हो गया ना। कितने नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की हुकूमत है वहां पर बिहार में। ये भी बता दीजिए एक सर, आदमी जनाजा नहीं में पहुंचा। शहीद सुनिए ना, सुन लीजिए ना इमरान सुनिए, भाई। एक मिनट सुनिए, एक और सुनिए। या तो आप ही और गाजीपुर जेडी में साहब बात कर सुनिए लीजिए। तो प्रश्न हुकूमत की आप तरफ करते से- हो, उत्तर ये देने नहीं, लगते मैं हैं। आप ही से मुझे उत्तर देने दीजिए तो ना। एक मिनट इसको भी सुन लीजिए ना, कि फौजियों को छूट देने की जो बात आप लोगों की तरफ से कही गई है, वजीर आजम की तरफ से कही गई है, शहीद के रिश्तेदार जो शहीद श्याम नारायण यादव हैं, उनके भाई क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए, फिर अपना राष्ट्रवाद यहां बताइएगा। सरकार छूट दे दे, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे कि एक हमारे मरे तो 50 और लोग मरे। सरकार हमारी छूट नहीं दे रही है। मोदी जी कहते हैं कि छूट दे दिया है, कोई नहीं, छूट नहीं है, कैसे लगा आपको कि छूट है? छूट नहीं है। हमारे फौजी जितने हैं सब
ये है सच्चाई। जैदी साहब आप कृपया खामोश रहिएगा थोड़ी देर के लिए। अब जयराम विप्लव जी ये भी जरा देख लीजिए, और आप जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जरा उस पर अपनी रोशनी डालिए। बहुत ही संजीदगी के साथ जो बहुत सारे सवाल आपने किए, 2 मिनट में उसका उत्तर सुन लीजिए। और इस प्रकार के डिबेट में बार बार टोका टोकी करने से डिरेल होता है मामला। मुझे संजीदगी से बात करने दीजिए। देखिए इस देश में जो बात हुई, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि इस देश में जो भी जवान शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, वो किसी एक पार्टी और किसी एक संगठन को बिलोंग नहीं करते, तो वो भारत की सेना को, सुरक्षा बलों को बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज, भारत में जो सरकार है वो भारत की सरकार है, उसको कृपया आप भाजपा के नजरिए से देखना बंद कर दीजिए। और सवाल सुन लीजिए, मैं उस आ रहा हूं, सारे प्रश्नों पर आ रहा हूं। आप प्रश्न तब खड़ा होता है, तब यह बात कही जाती है कि मोदी विरोध में आप अंधे होकर भारत विरोध ना करें। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक 1 जब थल सेना ने किया था तब सबूत मांगे गए। क्या हुआ? सेना ने जब सबूत दिया तो चुप्पी, सारे दलों की ओर से एक लंबी चुप्पी। अभी एयर स्ट्राइक जैसे ही हुआ, लोग कहना शुरू कर दिया, अरे ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, नहीं हुआ, हाँ हुआ। अरे ममता दीदी सबूत मांग रही हैं। सुरजेवाला जी ने पहले ही दिन जैसे ही ये घटना होती है पुलवामा के अटैक, वो क्या कहने लगते हैं, वो एक लंबी फहरिस्त गिनाते हैं कि आज भाजपा की सरकार में, मोदी सरकार में हमारे कार्यकाल से ज्यादा हमले हो गए, जबकि वास्तविकता कुछ और है। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा का जब मसला होता है तो इस प्रकार की बातें नहीं की जानी चाहिए। 21 दलों का प्रेस कॉन्फ्रेंस किस परिस्थिति में होता है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के मीडिया से ज्यादा पाकिस्तान की मीडिया चलाती है। दिल्ली का बैठा हुआ मुख्यमंत्री कितना सेंसिटिव है वो भी देख लीजिए कि वो कहता है कि 300 सीटें लाने के लिए और कितनी लाशें आप गिराओगे। तो क्या खुल करके आप क्यों नहीं कहते, खुल करके ये बात भी कह दीजिए कि वो हमला भारत नहीं कराया जो पाकिस्तान बोल रहा है। अगर भारत के इन नेताओं की आप पूरी की पूरी बयानों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इनको ये सारे बयान कहीं पाकिस्तान से लिखित में तो नहीं दिए जा रहे। जब आप सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर, सेना की शहादत पर सवाल उठाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप देशद्रोह कर रहे हैं, ये देश विरोध की बातें हैं। आप भाजपा पर सवाल उठाइए, सवाल उठाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, तमाम योजनाएं हैं जिस पर आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और जयदी साहब ने जो मनोज तिवारी घूम रहे हैं वर्दी पहन के, उस पर सवाल मत कीजिए। क्या वो ठीक है, उस पर सवाल मत कीजिए ना, बड़े बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं, इमरान भाई उस पर सवाल मत कीजिए। इमरान भाई कीजिए, मैं तो कह रहा हूं आप येदियुरप्पा के ऊपर भी प्रश्न कीजिए। मीडिया ने किया और तुरंत ही हमारे जो विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री हैं, उनकी जनरल वीके सिंह की तरफ से उसका खंडन आया, उस पर बयान आया। लेकिन ये ममता बनर्जी जी का खंडन कौन कर रहा है साहब? क्या सिद्धू के बयानों का खंडन कौन कर रहा है? सुरजेवाला के बयानों का खंडन कौन कर रहा है? और खुद राहुल गांधी जब 21 दलों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर के ये बात कहते हैं और पाकिस्तान की मीडिया चलाती है, उसका खंडन कौन कर रहा है? ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। एनपी सिंह साहब, क्या शौर्य यानी शुजात सबूत में फंस गई है? आपको लगता है ऐसा? एक सैनिक के तौर पर, एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, एक आर्मी मैन के तौर पर। देखिए ये सुन के जो आज हमारे देश में जिस तरह की बहस, जिस तरह की चर्चाएं चल रही, संभवतया ये हमारा ही देश है जहां सेना के शौर्य के ऊपर, सेना की कार्यवाही को लेकर, और इस तरह से जो अलग अलग विपक्षी पार्टियां हैं वो इस तरह की बातें करती हैं। बिल्कुल ये जनप्रतिनिधि और उसका दावा तो करते हैं, लेकिन क्या ये देश की जन आकांक्षाओं के अनुरूप है? क्या देश ये कहते हैं कि जनता जानना चाहती, क्या हमारे देश की जनता यही जानना चाहती है? ऐसे मुद्दे पे राजनीति करना, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ये इस तरह का मुद्दा है जिसपे किसी तरह की भी सियासत नहीं होनी चाहिए। आप पूरी दुनिया का उदाहरण उठा के देख लिए, कभी भी किसी की मिलिट्री कार्यवाही पे एक देश के खिलाफ, देश, हमारी देश की सेनाएं इतनी प्रोफेशनल सेना, और जो आतंकवाद के साथ लड़ रही है और जिसके साथ पूरी दुनिया जिसे समर्थन दे रही है, जिसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है, और सब चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो। हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई ना किसी देश से है, ना किसी देश के आवाम से है, लेकिन सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। और जो एक्शन हो रही है उस पर सवाल उठाना, ये तो एक उस निम्न स्तर तक चले जाना है। हमें बहुत दुख होता है। इनफैक्ट जितने भी हमारे जवान जो बॉर्डर पे अलर्ट हैं, लड़ रहे हैं, जहां भी हैं, ये उनके मनोबल को गिराने वाली कार्रवाई है।
तो सवाल इस वक्त नहीं उठाए जाने चाहिए। अनिल मिश्रा जी, आपने पूरी बात को सुना। देखिए 71 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, आपके बच्चे हैं, इनका भी जी उनको भी मैं सुन लेता हूं, चलिए फिर मैं आपके पास आता हूं। ये आपने अच्छी कही एक बार। चलिए मैं सोचा था कि आपके बाद उनके पास जाऊं, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, मैं जरूर ये जानना चाहूंगा आपके पास आकर अरशद आजमी साहब की, खास तौर से अटल जी ने इंदिरा जी को 71 में दुर्गा कहा था जब उन्होंने बांग्लादेश को अलग कर दिया था 71 की जंग में। आज आप लोग भी कम से कम अगर बेहतर अपोजिशन का परिचय देते, एक लफ्ज मोदी सरकार के लिए अच्छा बोल देते, एक लफ्ज मोदी जी के लिए अच्छा बोल देते। सेना के शौर्य पर आप लोगों ने सवाल उठा दिए। जब कहते हैं ना कि आप ही खुद कहते हैं प्रधानमंत्री तो सबके हैं, सरकार तो सबकी है, तो कुछ तारीफ भी कर देते। इस तरह के सवाल आ रहे हैं जी, कितने मारे, कहां बम गिरा, जरा हमें बताओ, पेड़ गिराकर आ गए। ये कैसे सवाल है? ये कैसी सियासत है? ये कैसा वक्त है? क्यों आप लोग दूसरे मुल्क के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं, उनका माध्यम, उनका जरिया बन रहे हैं? इमरान भाई, ये देखिए बिल्कुल सही बात है कि एक जो पॉलिटिक्स का जो स्तर है वो इतना गिर चुका है कि अब इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से कोई बात अगर सुलझी हुई बात भी कही जाए तो उसको जो है देशद्रोह के कैटेगरी में ले लिया जाता है। जब शहीदों की लाश पर सियासत होने लगे, जब येदियुरप्पा जैसे लीडर ये कहने लगे कि बहुत अच्छा चल रहा है मामला, हमारे एमपीज बढ़ रहे हैं, अगर ऐसा ही माहौल बना, और जब सिद्धू कहने लगे कि कितने पेड़ गिराकर आ गए ये बताओ, तो क्या समझा जाए? दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं? मणिशंकर सहायता भरत पांड्या गुजरात के स्पोक्समैन हैं, भरत पांड्या, वो कह रहे हैं राष्ट्रवाद की बड़ी अच्छी लहर चल रही है, इसको वोट में कन्वर्ट करने की जरूरत है। जब अमित शाह सेना की कामयाबी को अपनी रैली में भुना रहे हो, जब मनोज तिवारी सेना का ड्रेस पहन करके साइकिल रैलियां निकाल रहे हो, तो इन हालात में अब आप क्या कहेंगे? मतलब क्या सवालात नहीं खड़े होंगे? तो और क्या उनकी ताजपोशी होगी? उनको हिट करने दिया जाए? उनको एयरफोर्स जब कह रही है, नहीं देखिए, कसाब को, अफजल गुरु को किस दौर में फांसी पर लटकाया गया था? उनकी डेड बॉडी तो उस वक्त किसी ने नहीं मांगी थी। एक वक्त होता है, एक वक्त की नजाकत होती है। ठीक है, इलेक्शन सामने है, लेकिन सेना भी अफसोस में है, आर्मी भी दुखी है कि जी क्या है। एयरफोर्स की तरफ से जवाब आना पड़ा। अभी हम डिफेंस एक्सपर्ट साहब को सुन रहे थे, धक्का लगता है मन में। ठीक है, आप लोग अपनी राजनीति कीजिए, लेकिन उनकी शुजात पर, उनके शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर तो सवाल मत उठाइए। ये कहते हैं कि हम तो जी सेना की बहादुरी को सलाम करते हैं, फिर पीछे से कह देते हैं कितने आदमी मारे। आप अपने स्टैंड पर तो कायम रखिए ना, या अपनी सियासत को साफ साफ कर दीजिए कि जी हम तो इसको राजनीतिक रूप से हम उसको आगे तक उठाते रहेंगे और इस पर राजनीति करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने देखिए पहले दिन से ये बात कही है कि हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। ये बात बार बार दोहराई गई ताकि अरे तो सिद्धू और दिग्विजय के बयानों का खंडन करिए। हमारी पार्टी ने येदियुरप्पा के बयानों का खंडन किया, उनके बयानों का। मैं पूछ रहा हूं अरशद साहब, ये तो उसी तरह की बयान हो गई है। बात हो गई कि 26/11 आरएसएस ने करवाया। ये तो उसी तरह की बात हो गई कि इशरत जहां आतंकवादी थी और इशरत जहां बिहार की बेटी भी थी। मतलब या तो एक स्टैंड पर कायम रखिए, सेना के शौर्य को सलाम कीजिए, आप कुछ महीने शांत हो जाइए, या फिर साफ करिए कि जी हम नहीं मानते। एक चीज रखिए, राजनीति मत कीजिए। सरकार बीजेपी की है तो सरकार से सवाल होगा। जब इस गुजरात के स्पोक्समैन भरत पांड्या कह रहे हैं ये बात कि राष्ट्रवाद की बड़ी अच्छी लहर चल रही है, इसको वोट में भुनाने। अरे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, एयर स्ट्राइक नहीं हुआ, कितने लोग, कितने आतंकी मारे गए, ये कहना क्या सरकार से सवाल पूछना है? ये सेना के शौर्य पर सवाल उठाना है? एयरफोर्स के चीफ को क्यों कहना पड़ा? क्यों? आप जैसे लोगों के कारण दिग्विजय, मणिशंकर और सिद्धू जैसे जो गद्दार हैं देश के, जो आपकी पार्टी ने पाल रखे हैं, उनके कारण कहना पड़ा। देखिए, जब सत्ता पक्ष में आप हैं तो आपसे सवाल होगा, आप उस पर घबराएं नहीं। सवाल कीजिए ना। आशा साहब, मैं आपके पास आऊंगा, विप्लव जी आऊंगा आपके पास। अब अनिल जी का कमेंट लेना है, बहुत जरूरी है। शुजात पर सियासत, यानी बहादुरी पर राजनीति, शौर्य पर राजनीति, डिफेंस के लोग अफसुर्दा हैं।
दुखी हैं, जाहिर सी बात है। जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी, जो अपनी जान दांव पर लगाते हैं, वो इस तरह के सवालों से दुखी हो जाते हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं अपने तरीके से, वो और ज्यादा दुख की बात है, क्योंकि राजनीति, सियासत दोनों तरफ से हो रही। क्या करें, सामने चुनाव है। मेरे साथ इस वक्त बहुत खास हमारे मेहमान अनिल मिश्रा जी तशरीफ फरमा है, सीनियर सहाफी हैं। अनिल जी, अभी ब्रेक से पहले बहुत सारी बातें हुई, राजनीतिक लोगों को हमने सुना और जमकर जो है एक दूसरे पर सवाल किए गए। मेरा सवाल अब आपसे ये है, ये शुरुआत आपको लगता है कहां से हुई होगी? कुछ बता पाएंगे ये इसकी जड़ कहां है? किसने ये जो है क्वेश्चन जो है सबसे पहले उठाया आपके नजरिए से? जी बिल्कुल ठीक आपने क्वेश्चन किया है। पहले तो किस कारण से ये प्रश्न उठ रहा है, अगर उसको जवाब देना हो तो सिर्फ एक शब्दों में कहा जा सकता है, चुनाव आने वाला है। तो चुनाव के एकदम सरजमी पर बैठा है पूरा देश, सारी राजनीतिक पार्टियां केवल और केवल बैटिंग करने के मूड में है। कहने में कोई दो राय नहीं, सिद्धू ने जो बयान इस वक्त दिए हैं सही है या गलत है इस पर नहीं जाना है, लेकिन वो शर्मनाक है, इस वक्त नहीं बोलना चाहिए। दिग्विजय सिंह जो बोल रहे हैं सही है या गलत है इसका विश्लेषण बाद में होगा, लेकिन वो शर्मनाक है। इस तरह जितने भी नाम आप ले रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी हैं जो उन्होंने दूसरे तीसरे दिन जिस तरह से क्वेश्चन उठाया है, आपकी पार्टी के केजरीवाल हो, जितनी भी पार्टियां इस तरह के या उनके नेता आवाज उठा रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है, मैं स्पष्टता कहता हूं। लेकिन सर साथ में ये बताना चाहूंगा ये हो क्यों रहा है, इस पर बहुत जरूरी है ध्यान दिया जाए। इमरान जी, हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, चूंकि आप इस पर बहस कर रहे हैं। पुलवामा अटैक होता है, पूरा देश सदमे में आ जाता है। पूरे देश में जो एक शोक की लहर चलती है, अगर आप ध्यान दें तो उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन हमारे प्रधानमंत्री जी रैलियां करते हैं और उसमें वो भी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सच है, उनकी वाणी से, उनके शब्दों से लग रहा है कि बिल्कुल वो दुखी हैं। लेकिन चौथे दिन की अगर रैली उनकी आप देखें तो उस वक्त तक पूरे देश में किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन नहीं, अनिल जी देखिए ना, देखिए ना अपोजिशन क्या कर रहा है इस वक्त। अपने देश के मीडिया को कंडम कर रहा है, अपने देश की हुकूमत को कंडम कर रहा है, और ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की वाहवाही, ये इस लेवल पर जा रहे हैं। ये क्या विरोध का कौन सा तरीका है? नहीं, मैं उसका कारण बता रहा हूं, ये चीज उपज क्यों रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी सही है या कांग्रेस सही है, मैं तो कह रहा हूं ना, इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती है। लेकिन आप ये देखें, लेकिन अनिल जी सुनिए ना, अगर पाकिस्तान कोई कॉपी करना है तो फिर यहां का अपोजिशन पाकिस्तान के अपोजिशन को कॉपी करे, जो कि पूरा विपक्ष उस वक्त उनकी सरकार के साथ खड़ा हुआ। इसका फैसला हम आप नहीं, जनता करेगी और करना चाहिए। मेरी तो ये अपील है सारी जनता से। जनता क्या करेगी? जनता की नुमाइंदगी तो कर रहा है ना अपोजिशन। जनता के अपोजिशन ने क्या किया? बात तो समझें, जनता को हमेशा, मैं वही कहना चाह रहा हूं, 2 मिनट अगर आप बोलने दें। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चौथे दिन की जो रैली थी वहां भी आप छोड़िए, अगर आपको याद हो नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करने हमारे पीएम जाते हैं, उस वक्त स्ट्राइक नहीं हुई थी हमारी एयर स्ट्राइक। अगर आप ध्यान दें, जब वहां उद्घाटन करते हैं मोदी जी, पूरा देश खुश होता है। उनके शुरुआती के 2-4 मिनट की बातों से पूरे देश को गर्व महसूस होता है। लेकिन उस नेशनल वॉर मेमोरियल के उस सभागार में उद्घाटन करने के बाद जिस तरह की बातें मोदी जी ने की, देश तो छोड़िए वहां बैठे सैनिकों को नहीं पसंद आया। कारण, उसका कारण मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूं, बहुत साफ बोल रहा हूं, लेकिन ये हालात नहीं थे। प्रश्न वहां उठना चाहिए था कि हमारे देश का प्रधान, देखिए विपक्ष और सत्ता पक्ष में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ये प्रश्न उठवाए जा रहे हैं, उसका कारण भी 1 मिनट में क्लियर कर देता हूं। आप ये देखें प्रश्न उठा कहां से, उसके बाद से लगातार हमारी एयर स्ट्राइक होती है, पूरा देश गर्व करता है, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है, पूरा देश खड़ा होता है। लेकिन उसके दूसरे दिन से ही जब हमारी सत्ता पक्ष, 1 मिनट, बस 1 मिनट, सत्ता पक्ष कहीं चाहे प्रधानमंत्री जी हो या उनके नेता अध्यक्ष जी हो, जहां जहां रैली किए, अब आप देखें धैर्य छूट गया। ये बिल्कुल खरा सच है कि जिसकी सत्ता होती है, जब युद्ध होता है, युद्ध में विजय होती है, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा श्रेय सत्ता को जाता है, इसमें कहने वाली। लेकिन विपक्ष ने भी तो बहुत गैर जिम्मेदारी दिखाई। मोदी मुखालिफ होने के चक्कर में मुल्क मुखालिफ होते कब चले गए पता ही नहीं चला सर। तो सुने, पता ही नहीं चला। मैंने तो शुरू में ही कह दिया कि उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये हो क्यों रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूं। अभी हमारे विप्लव भाई कह रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता हैं, कि ये देश पूरे जनता का है, ये सरकार किसी एक की नहीं, पूरे देश की है।
हम आपको विप्लव भाई एक चुनौती तो नहीं, लेकिन शायद मेरी नॉलेज में न हो, मैं आपसे कहता हूं कि चाहे पुलवामा हमले के बाद या पिछले 2 महीने की किसी भी चुनावी रैली में, किसी भी जनसभा में प्रधानमंत्री द्वारा या अमित शाह द्वारा भारत की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, अगर इन 2 शब्दों का प्रयोग किया हो तो आप बता दें। हमेशा कहा गया है हमारी सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार। ये जो प्रश्न है ये विपक्ष की, अरे अनिल जी आप तो शब्दों पे जा रहे हैं, आप शब्दों पे क्यों जा रहे हैं? ये तो रिवाज है, ये तो परंपरा रही। देखिए आप इस तरह से तो इंदिरा सरकार, मोदी सरकार, आप कह रहे हैं सरकार के शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। अनिल जी आप ये कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं। ये देखिए आप ये ध्यान दीजिए, हाँ। ये मैं बार बार कहूं, लाइन मैंने कहां शुरू किया है? चुनाव, हाँ। चुनाव में इसका कारण समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहता हूं। सत्ता पक्ष की पूरी रणनीति होगी। अब एक लाइन में आपको बता दे रहा हूं, 5 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कहां सफल, कहां, आप देखिएगा पूरी रणनीति, पूरा प्रयास यही होगा कि इस मुद्दे पर पूरा देश उलझा रहे। कहां जीत होगी, कहां हार होगी, ये चुनाव रिजल्ट बताएगा। लेकिन जहां सत्ता पक्ष का पूरा प्रयास होगा कि हम इस मौके को पूरा भुना लें, कितना भुनाते हैं, कैसे सरकार इसका मतलब अपनी बात ना रखे, सरकार अपनी बात ना रखे, तो सरकार जो मतलब आपका मतलब क्या है? मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी सरकार या भारत सरकार इस वक्त एक पार्टी की क़यादत वाली सरकार है ना। अब वो सरकार अगर अपनी बात रखे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी बोल रही है या मोदी बोल रहे हैं। ओहो, हम कहते रहे हैं भारत सरकार बोलती है। आप मोदी जी के भाषण देखिए, मैं मोदी सरकार, मुझे लगता है मोदी ये आप अमित शाह के किसी रैली में बता दीजिए। इंदिरा सरकार नहीं होती थी, राजीव सरकार नहीं होती थी, अनिल जी, नरसिम्हा राव सरकार नहीं होती थी, मनमोहन सरकार नहीं होती थी। आप मेरी बात, हम सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति कहां शुरू हुई उसकी बात कर रहे थे। मैं भाई साहब को थोड़ा पीछे और ले जाता हूं। ये नजरिया मुझे नहीं समझ में आ रहा अनिल जी, ये नजरिया माफ कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बार आमिर हफीज जैदी साहब के पास जाऊंगा। जैदी साहब, मेरा सवाल वही है कि मोदी मुखालिफ होते होते कहां तक अपोजिशन जो है मुल्क मुखालिफ होता चला गया, पता ही नहीं चला। और इस बात की हम ही डिफेंस एक्सपर्ट भी बढ़ रहे हैं। इन लोगों के दिल में जो है घाव है, बहुत अफसोस है जिस तरह की सियासत हो रही है। और सरकार विरोध करते करते मुल्क विरोध हो जाना, ये कहां तक जायज है सर? कहां तक जायज है? ना विपक्ष सरकार विरोधी है ना मुल्क विरोधी है। बात जो अभी आपके जो एनालिसिस बैठे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपने कहा कि इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कह देता हूं, तीनों चीजें कह देता हूं। तो मोदी जी को भी कह दीजिए ना, मोदी सरकार की तारीफ कर दीजिए, 2 शब्द उनके लिए भी कह दीजिए। सर मोदी को ही कह रहा हूं, दुर्गा को तो इंदिरा गांधी को कहा था, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कह देता हूं। मोदी जी के लिए जी तो लगा नहीं पा रहे आप अभी। सुन लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश कह देता हूं, लेकिन ये जी जो 40 शहीद हुए, 50 शहीद हुए हैं, इन्हें शहीद का दर्जा दे दें, इनके आश्रितों को नौकरी दे दें। अरे वो तो मिलेगा ही आश्रितों को नौकरी, पेंशन दे दे, पेंशन भी मिलेगा। आप मैं इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कह देता हूं। एक मिनट चुपिए, मैं कह देता हूं, मुझे ये बता दें, देश को विपक्ष ये जानना चाहता है कि सियासत का कौन था इस वक्त मुल्क के साथ खड़े रहिए, मुल्क के साथ खड़े होते तो देखिए। अरे वो आपके सहयोगी महबूबा मुफ्ती रही होंगी, वो आपके सहयोगी सिद्धू रही होंगे, वो आपके ममता बनर्जी रही होंगी। पाकिस्तान से सीख लीजिए ना, किस तरह से ममता बनर्जी आपकी बहन रही होंगी, भाजपा और इमरान के यार, देश के गद्दार सिद्धू रहे होंगे। पाकिस्तान से सीखेंगे, सिद्धू रहे होंगे जिन्होंने खबर दी पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान से अगर सीखे तो। जैदी साहब सुनिए, मुझे तो इतना समझ में आता है, सुनिए जैदी साहब, एक मिनट जयराम विप्लव, एक मिनट। पाकिस्तान पर एक्शन से विपक्ष के पेट में मरोड़ हो गई, मुझे ऐसा लगता है, तकलीफ हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। इमरान साहब विपक्ष को नहीं, सरकार को सीखना चाहिए पाकिस्तान से। जब हमारे विंग कमांडर को छोड़ा जा रहा था, इमरान खान को नोबेल मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री को इमरान खान से सीखना चाहिए। देख लीजिए किस प्रकार की सियासत खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। प्रदर्शन हुए, किसी ने देशद्रोही नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पूरे विपक्ष को विप्लव ये बताइए, क्या पाकिस्तान पर एक्शन से आपको भी लगता है कि विपक्ष को कुछ मरोड़ हो जाता है, पेट में ज्यादा तकलीफ हो जाती है? सवाल है भाई, आप विप्लव नहीं अब ये तो आप ये कह दीजिए पूरा विपक्ष पाकिस्तान है। जैदी साहब आप जवाब सुन लीजिए, जो आतंकवादी भाई ने मुझसे सुना है, आप बार-बार आतंकवादी भी तो यही चाहता है।
आपने मेरे सवाल का तो जवाब दिया नहीं। नहीं, राष्ट्रवाद की परिभाषित कर दीजिए जिसमें विपक्ष नहीं आता, जिसमें बुद्धिजीवी नहीं आता, भाई अगर आप जिसमें डिबेट इस पत्रकार नहीं प्रकार से आता, करेंगे तो ये तो सिर्फ मुझे हिंदुस्तान के कुछ हिंदुवादी संगठन ये केवल वक्त बर्बाद करने के लिए आए हैं। अरे सुनिए, चुप रहिए आप। कौन है राष्ट्रवाद? दूसरे के बीच में क्यों बोलते हैं? आप आर्मी पे सवाल खड़ा आप कर रहे हैं। इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप अपने समय में बोलिए कृपया। आपने खड़ा किया, आपकी बहन ममता ने किया, आपके भाई सिद्धू ने किया, आपका बुआ महबूबा मुफ्ती ने किया। और सुन लीजिए, अरे सुनो यार, बुर्दा की अब एक मिनट जैदी साहब सुनिए। आप बुजुर्ग हैं, अपने समय में बोलिए। सुनिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो हमारे शर्मा साहब कह रहे थे कि ये शुरुआत कहां से हुई। एक मिनट विप्लव सुन लीजिए। जैदी साहब को मैंने बोलने, पूरी बात उनकी नहीं हो पा रही। एक मिनट जैदी साहब, पूरा अपोजिशन, पूरा विपक्ष जो है फौज के हौसले पर, सरकार के हौसले पर इस वक्त सवाल खड़ा कर रहा है। ये क्या तरीका है? सबूत मांग कर, ये क्या तरीका है? बस इतना बता दीजिए। देखिए, आपके एनालिसिस ने कहा कि विपक्ष की सारी विपक्षी पार्टियों ने जो सवाल उठाए, हम उनके साथ नहीं है जो सिद्धू ने कहा, लेकिन हम येदियुरप्पा ने जो कहा, सवाल उस पर भी हो जाना चाहिए। हम एक चीज पूछते हैं, हमने पहले भी सवाल पूछा था, हम अब फिर पूछ रहे हैं कि ये जो 40 जवान शहीद हुए, ये देश के सपूत थे। नहीं, ठीक है, वो आपके सवाल जायज है। विप्लव ये आरएसएस के नहीं थे। हाँ, जब प्रधानमंत्री जी इनकी फोटो लगा के ठीक है, फिर मैं अर्शद साहब के पास जाऊंगा। और विपक्ष सवाल ना पूछे तो सवाल तो बन जाता है भाई। हमारे बिल्कुल, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि हम सभाओं में शहीदों के फोटो लगाएंगे। अरे सुनिए ना, आप में इतना पैसा सुन लीजिए, तो जल्दी अपनी बात रखिए। बैठ जाए मोदी जी, बात जल्दी रखिए। आरएसएस वाले डंडा लेके जाए, पाकिस्तान की क्या तरीका है? जैदी साहब तरीका एक करके, जैदी साहब ऐसे नहीं चलेगा ना। ये नक्सलियों का अखाड़ा थोड़ी है, ये जी न्यूज़ का डिबेट है सर। नहीं, टिप्पणी नहीं। क्यों इस तरह से मेरे बीच में बार बार ये बोलेंगे? अरे आप नक्सली हैं, घोषित अर्बन नक्सली है भैया। शहीदों की चित्र, इमरान भाई, शहीदों के चित्र लगाने से इनके कलेजे पर सांप क्यों लौट रहा है? पार्टी के नहीं है वो, आरएसएस के नहीं है वो, देश के शहीद है। अरे शांत रहिए, थोड़ा हार्ट अटैक आ जाएगा। वो देश का शहीद है। निजी बातें नहीं, इस प्रकार से क्यों बीच में लगातार अपने बात जल्दी रखिए। मैं केवल यह कहना चाह रहा हूं इमरान जी कि भारतीय जनता पार्टी भी भारत की पार्टी है और हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को भी पूरा हक है कि वो अपने देश के शहीदों के लिए, वो कोई पार्टी में पोस्टर नहीं लगा रहे। हर मंच पर, जिस मंच की आप बात कर रहे हैं अमित शाह जी के, उस मंच पर एक कोना था जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके लिए दीप पुष्प की व्यवस्था की गई थी। उस शहीदों को अगर प्रणाम किया जाए, उससे इनको क्यों तकलीफ होती है? और दूसरी चीज, ये शुरुआत वहां से होती है। अरे सुनिए, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। सुनिए, ये शुरुआत वहां से होती है इमरान भाई, अनिल जी, ये शहीद शुरुआत वहां से होती है जब जमीनी कार्रवाई पिछले वर्ष हुई थी, जब भारतीय सेना ने जाकर के कार्रवाई की थी, सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उस समय कौन सा चुनाव था? उस समय कौन से प्रधानमंत्री ने भाषण किया? उस समय क्यों सवाल उठाए गए? और वही स्थिति इस एयर स्ट्राइक के बाद भी हुई। और ये इतनी छोटी बात नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, जब चुनाव का वक्त है तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर जब बात होगी तो चुनावी भाषणों में यह भी जिक्र होगा कि 2009 में सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट मांगे, 2014 तक कांग्रेस के कानों में नहीं रहेगा। और 2018 में सवाल के साथ कांग्रेस के पास भी जाऊंगा। अनिल जी, आपके पास भी आऊंगा। ठीक है, जैदी साहब, ठीक है, आ रहा हूं आपके भाई साहब। सेना 2008 में भी उतनी ही ताकतवर थी, वायु सेना उतनी ही ताकतवर थी। ठीक है ना, अभी हाजिर होते हैं, चर्चा गर्मा गई है। मैं इसका जवाब अर्शद जी के पास भी लेने जाऊंगा कि जिस तरह की सियासत इस वक्त कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और उनके बाकी साथी कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस को ऐतराज ना होना, और कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के सवाल आ रहे हैं वो क्या है, क्या वो सियासत नहीं? इस सवाल के साथ मैं फिर जाऊंगा कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ, कांग्रेस के लीडर की तरफ। अमेरिका ने लादेन को मारा, किसी ने सबूत नहीं पूछा। ठीक है, बगदादी को कई बार मारे जाने की खबर आई, तब भी किसी ने सवाल नहीं उठाए। तोरा बोरा की पहाड़ी में मुल्ला उमर को मार गिराया गया, कभी किसी ने सवाल नहीं किया कि वो मरा है कि नहीं, कैसे मरा, कोई सबूत लाओ। लेकिन जब हिंदुस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ जाकर के एयर स्ट्राइक करता है, वहां पर अपनी कार्रवाई करता है, थक हार के परेशान हो जाने के बाद, तो कई सवाल अपने ही घर से शुरू हो जाते हैं। नेशन फर्स्ट जैसी जो भावना है अनिल जी, वो कहां चली जाती है? इस पर भी जरा रोशनी डालिए। ये सवाल चुपता है, इस वक्त ये सवाल चुपते हैं सर।
नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं बार बार वही कहूंगा, मैं अपनी बातों को फिर वही कहना चाहूंगा इमरान जी और अपने भाजपा के प्रवक्ता। देखिए, मोदी विरोध और भाजपा विरोध का कोई देश विरोध न बन जाए, वो कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन देखिए, मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि राजनीति, हमारे देश की राजनीति, खासकर इस वक्त वर्तमान समय जो राजनीति किस तरह के, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं। आप देखें, आप पिछली बात से असहमत थे, मैं उसको छोड़ देता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, आप पूछ रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है। आप ये देखें, हमें ये बताएं कि ये प्रश्न उठा कहां से, जो जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या किसी ने वायुसेना के अटैक पर या उसके अदम्य साहस पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह अभी तक लगाया था? नंबर एक, बहुत निष्पक्ष चौक कर रहा हूं। नंबर दो, मरने या मारने वाली जो बात आ रही है, ये कहां से उठ गई? आप ये देखिए, अगर जिस दिन हमारे पास खबर आती है 400, 300, 500 पूरे देश में, उसमें कहीं कोई चर्चा का विषय का केंद्र ही नहीं बना। ये प्रश्न उठाए क्यों जा रहे हैं? इसकी गूढ़ता में जाइए, पूरे देश की राजनीति को समझिए। हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, कोई भी करे, लेकिन ये कराया जा रहा है और इसमें राजनीतिक हित है, राजनीतिक फायदा है। अब उसका 2-3 हम छोटे छोटे उदाहरण दे देते हैं। हम फिर वही बात पे आते हैं। आपको लगेगा मैं मोदी जी का विरोध कर रहा हूं। आप इसके पहले देखें, राफेल मुद्दा मोदी जी के खिलाफ कितने दिनों से बना है। आप मुझे बताएं, इसके पहले, पुलवामा के पहले किसी राजनीतिक रैली में या किसी जनसभा में मोदी जी के मुंह से राफेल शब्द निकला? लेकिन पुलवामा के बाद आप देखिए, हर रैली में राफेल पर उनका, उससे बड़ा आप देखिए, मोदी जी कहीं ना कहीं प्रश्न उठवा देते हैं। मोदी जी का कहना है, अनिल जी सुनिए, एक मिनट में बोल जी, ये बातें ना मुझे गोलमोल लग रही है। अनिल जी सुनिए, ये बातें मुझे थोड़ी गोलमोल लग रही है। विप्लव, एक मिनट आप सुन लीजिए। फैक्ट्स गलत है। इससे पहले अमित शाह जी और मोदी जी ने कितनी ही दफा राहुल गांधी को 1-to-1 देश के रक्षा मंत्री से लेकर के राफेल पर चारों खाने चित किया। और सुन लीजिए, आपने जो सवाल उठाए कि मोदी जी की रैली से ये प्रश्न खड़े हुए, तो 2018 में जब जमीनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, भारतीय सेना ने जब उस वक्त किसने सवाल खड़े बिल्कुल सच उस समय क्या? अरे सच तो आप नहीं सुन सकते, हमेशा दूसरे के बीच में बोलते हैं। सच सुनने का हिम्मत रखिए। अरे सच सुनने का हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। आप मेरी सेना के साथ तो खड़े हैं, सेना के हाथ तो खोले हैं, सेना के, ठीक है, आप मेरा प्रश्न सुने। 2009 से 2014 तक मैंने ठीक, एक बार कहीं, हाँ, एक मिनट, बस इस पर भी बोल दूं, मैं इस पर भी बोल दूं। विप्लव जी, आपको सच्ची जानकारी दे दूं, उनको रोके, मैं इस पर भी एक बहुत सच्ची जानकारी। विप्लव एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट अनिल जी को सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, अर्शद जी के पास भी जाऊंगा। तीन मैं सच्चाई बता दूं, जल्दी अनिल जी, ठीक है विप्लव, ठीक है, विप्लव जी धैर्य से मेरी एक बात सुनिए। मैंने कहा क्या, फिर सुन लीजिए। मैंने कहा है, पुलवामा के पहले किसी जनसभा या रैली में मोदी जी ने राफेल का नाम लिया हो तो आप बताएं, आप चेक करिए। नंबर 1 सुन लीजिए। नंबर 2 आप बात सुन लीजिए मेरी। आपने भी एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, बिल्कुल गर्व है, मोदी जी ने किया, मैं कहीं नहीं मना करता हूं। लेकिन जिस जैकेट की बात आप कर रहे हैं, आपका आरोप बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आज की हकीकत बता दूं, जो 2,30,000 के आंकड़े बताए जा रहे हैं, उसकी पहली किस्त उस जैकेट की, बुलेट प्रूफ जैकेट, अब भी उसकी कुछ लिमिटेड संख्या सेना को, बात सुन ले मेरी आप, मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। 2016 में 36,000, मेरी बात, उसके बाद 2018 में 1,50,000। आपको रिपोर्ट, ठीक है, लेकिन मैं एक बार अर्शद जी के पास जाऊंगा। ठीक है, जो आंकड़े दिया उस पर ठीक है, इस पर हम बहस कर लेंगे, अनिल जी इस पर हम बहस कर लेंगे। लेकिन अर्शद जी स्टूडियो में बोले वो देश की जनता। अर्शद जी देखिए, सवाल उठाना जायज है, आपने भी कहा जरूरी है, सवाल उठने चाहिए, लेकिन उन लोगों के जरिए सवाल उठाए जा रहे हैं, देश के अवाम समझेगी नहीं, जो कि इस सेना के प्रमुख को एक बार जो है सड़क छाप गुंडा कह चुके हो, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल कर चुके हो। उनके सवालों को अवाम कितना सीरियसली लेगी, जरा यह भी बता दीजिए। उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये पूछिए ना। ऐसे आदमी को फांसी की सजा देने, राहुल गांधी के खिलाफ उनका जवाब सुनिए ना, मेरी बात करता है। मैं आ रहा हूं विप्लव, सुनिए, ये किसको निकालेंगे पार्टी से? आ रहा हूं जयराम जी, आ रहा हूं। चलिए अर्शद जी बताइए। ओह, आवाज की दिक्कत है। मैं इसी सवाल के साथ मैं आ रहा हूं एनपी सिंह साहब के साथ। एनपी सिंह साहब, जिस तरह की बातें
आर्मी के लिए कही जाती रही, डिफेंस फोर्सेस के लिए कई बार कही जाती रही हैं। उसके बाद अगर इस तरह के सवाल आते हैं, आपने बताया कि दुख होती है, तकलीफ होती है, आवाम जनता इस तरह के सवालों को कैसे देख रही होगी? जब आर्मी मैन दुखी है, आप खुद नेवी से हैं, आपके दिल को ठेस पहुंच रही है, तो आवाम पर क्या इसका असर पड़ रहा होगा? आपको लगता है कि वो इन सवालों को सीरियसली ले रही होगी ऐसे समय में, जबकि कई बार इस तरह के लफ्जों का पहले इस्तेमाल किया जा चुका है आर्मी के लिए, हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए? देखिए, बहुत ही दुखद स्थिति है, और हम जब इस तरह के विचार और इस तरह की चर्चाएं टीवी पे सुनते हैं तो बहुत दुख होता है कि हमारे देश में हमारे लोग अपनी सेना के प्रति, जो देश के लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई है, इस तरह की बातें करते हैं और उसी में हर चीज में राजनीति ही करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जो एक माहौल बना था हमारे जवानों की शहादत के बाद, और पूरे विश्व ने हमें समर्थन दिया, हमने हर तरह से कार्रवाई की, दोनों तरह से कार्रवाई की, और एक इस तरह की स्ट्राइक की शायद पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था, उनकी इमेजिनेशन के बाहर की बात थी, और सारा माहौल हमारे पक्ष में था। कितना दुखद है कि उस बने बनाए माहौल को, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के बने हुए माहौल को, जहां पे सेना दिन रात अपना शहादत देने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के आगे विकास के लिए इतनी तत्पर है, सब कुछ लगा के, हमारे ही लोग उस बने हुए माहौल की हवा निकाल के उसे डाइवर्ट करना चाहते हैं, और हमारे ही नेताओं के बयान यूज किए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय फोरम में, और वो डाइल्यूट हो जाता है। बहुत दुखद स्थिति है, बहुत दुखद। और जिस तरह से दूसरा मुल्क, खासतौर से दुश्मन मुल्क, इनका इस्तेमाल कर रहा है इस तरह के बयानों का, इस तरह के सवालों का, इस तरह के एतराजात का, कि देखिए साहब, ये है इनका मुल्क, ये है इनकी सरकार, जिसकी कार्रवाई पर इनकी ही बड़ी पार्टियां सवाल उठा रही हैं इस वक्त। ये वक्त जो है, ये एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, सेना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमारा कोई जवान शहीद ना हो। आप सबूत मांगते हैं एक तरफ, और दूसरा सेना को मजबूत चाह रहे हैं। सेना की कार्रवाई पर सबूत मांगने वाले सेना को मजबूत चाह रहे हैं। सेना को कमजोर करने का काम आरएसएस बीजेपी कर रही है। वाह जैदी साहब, वाह। अपनी सेना के साथ ये मेरी रिक्वेस्ट है, उसमें का पहले का एनपी सिंह साहब, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। ठीक है। एनपी सिंह साहब अपनी बात रखिए। इसके सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होगा। एनपी सिंह साहब अपनी बात पूरी कीजिए। बीन बजाओ, कोई फायदा नहीं। इमरान भाई, एक सरकार में थे 2008 राजनीतिक बातें, ठीक है, राजनीतिक बात। एनपी सिंह साहब को सुन लीजिए ना, डिफेंस के एक व्यक्ति को सुन लीजिए जो सरहदों की हिफाजत। देखिए, मैं सभी से एक बार बहुत विशेष प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस तरह के बयान देने से हमें पता होता नहीं, हम सिर्फ बयानबाजी, राजनीति करते रहते हैं। मैं कहूंगा कि कभी भी कि हमारी सेना ऐसी होती जा रही है, वैसी होती जा रही है, हमारी सेना का दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। हमारी जो आर्मी है, हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो नेवी है, वो वर्ल्ड की टॉप 3, टॉप 5, टॉप 7 सेनाओं में है, पूरी तरह प्रोफेशनल हैं, राजनीति से अलग हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैंने भी लगभग 20 देशों में एक्सटेंसिव ट्रैवल किया है, उसमें यूरोपियन कंट्री भी हैं, यूएस भी है, मिडिल ईस्ट के लगभग सभी कंट्री हैं, और एशिया पैसिफिक भी है। शायद आप ऐसे समय में अगर किसी देश का दूसरे देश से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी देश में भी आप इस तरह का बयान नहीं दे सकते थे, चाहे वो डेमोक्रेसी थी या राजशाही थी। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, प्लीज सोच समझ के बोलिए और अपनी देश के साथ, अपनी सेना के साथ पूरा समर्थन दीजिए। वो आपकी हिफाजत के लिए हर वक्त तत्पर हैं। यहां तो सर बयान देने की जल्दबाजी बनी रहती है। बयान बहादुर यहां पर बहुत बड़े बड़े हैं, और शर्म आनी चाहिए एक डिफेंस का। आप देखिए असलियत, आप सुन लीजिए कितनी तकलीफ होती है, यही सच्चाई है। इस वक्त ये वक्त सही नहीं था अपोजिशन के इस तरह के सवालों का, ये वक्त सही नहीं था। ठीक है, इलेक्शन सामने है, लेकिन जी उन पे भी कुछ बोल लीजिए ना। बड़ी तकलीफ, नहीं, बड़ी तकलीफ है। ठीक है, आप कभी तो सफाई मांगते हैं, कभी आप सफाई मांगते, सवाल करते हैं और उसकी जवाब, ठीक है, लेकिन डिफेंस फोर्सेस को, लेकिन आर्म फोर्सेस को तकलीफ होती है, आर्म फोर्सेस को दुख होता है। ठीक है, एक फौजी दुखी होता है। जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया विप्लव, ठीक है विप्लव, ठीक है, आपने जवाब दे दिया विप्लव, ठीक है, करते रहिए। ठीक है विप्लव, आपने जवाब दे दिया, मैंने आपको भी घेरा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, आर्म फोर्सेस के लोग दुखी हैं, तकलीफ में हैं। खुदा के लिए अभी इस वक्त सवाल इस तरह के न कीजिए, उनकी शुजाअत पर सवाल मत उठाइए, खुदा के लिए। आप रहिए जी इस्लाम के साथ।